नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 13 अगस्त 2022 और दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम दृष्टि पर। आज के इस सेशन में हम लोग दोस्तों जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उनको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी भी तरह का कोई भी कहीं से भी कोई करंट अफेयर आए तो वो छूटे नहीं। तो बने रहिएगा लास्ट तक और बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, भाई बंधुओं के साथ में, सभी के साथ में शेयर कर दीजिए सेशन को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जल्दी से फटाफट तरीके से आप लोग शेयर करेंगे सभी लोग मिल करके ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं अपने आज का करंट अफेयर को और सुर्खियों के साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग और जो है शेयर कर दीजिए सेशन को। कैसे हैं आप सब? ठीक ही हैं? ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखो सुर्खियों की बात करते हैं। सबसे पहले 12 अगस्त को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे। रियल मैड्रिड ने जीता UEFA सुपर कप 2022 का खिताब। इसरो ने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क किया लॉन्च। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR ने मवेशियों में लंपी रोग के उपचार के लिए लंपी प्रोवैक स्वदेशी टीका किया विकसित। कांग्रेस नेता शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर से किया गया सम्मानित। रूसी सोयूज रॉकेट द्वारा ईरान के खय्याम उपग्रह को सफलतापूर्वक किया गया लॉन्च। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में किया गया नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सबके लिए आवास की समय सीमा को 31 दिसंबर 2024 तक किया गया विस्तारित। मध्य प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए लॉन्च की मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। केंद्रीय निर्वाचन आयोग करेगा एशियाई क्षेत्रीय फोरम के वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी। दोस्तों ये तो थी सुर्खियां आज की। आगे बढ़ेंगे, हम अपने सेशन को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, मतलब एकदम डिटेल में। लेकिन उससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन, हमारा साथियों जो मिशन SDM कोर्स है, अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो इससे ज़रूर जुड़िए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। इससे यहाँ पर आपको UPPCS की, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों फेजेस की तैयारी बहुत ही अच्छे से कराई जाएगी। आपको बहुत अच्छे से आपको इसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी और पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन हो गई है। यहाँ पर दोस्तों आपको इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। प्रीलिम्स के दोनों पेपर 1 पेपर 2 की बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा मेंस में GS1 GS2 3 4 और इन चारों पेपर्स के अलावा जनरल हिंदी, ऐसे राइटिंग की भी आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाएगी कि अलग कि कौन कौन से डायमेंशंस हमको रखनी चाहिए ऐसे में, कौन से अगर हमको कौन से टॉपिक पर किस तरह से हमको अप्रोच बनाए रखनी है ऐसे राइटिंग में। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं साथियों। तो इसमें सारी चीज़ों को आप लोगों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप लोगों को ऐसे लिखना है, किस तरह से सवाल लिखना है, मतलब सवाल का आंसर करना है मेंस में, क्लियर। और प्रीलिम्स में किस तरह से एग्जाम मतलब सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है, किस तरह से एक राइट अप्रोच आपको चाहिए, बहुत अच्छी अप्रोच चाहिए आपको, जिससे अगर आप ना भी आता है सवाल तो उसको सही कर पाएँ। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, क्लास नोट्स, PDF सभी कुछ यहाँ पर अवेलेबल होगा आपको। सब्जेक्ट्स और टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर आपको कराया जाएगा यानी कि मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। डाउट सेशंस रहेंगे स्पेशल। और ये कोर्स की ड्यूरेशन दोस्तों 10 से 12 महीने रखी है हम लोगों ने। इस दौरान आपको पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा और फिर जो आप अच्छे से अपना रिवीजन कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट आप आने वाले एग्जाम में बैठ सकते हैं और अपनी सफलता को सामने ला सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ों को। इसके बारे में और सारी चीज़ें जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, काउंसलिंग लिख सकते हैं। और एक और चीज़, ये जो बैच है ना दोस्तों, ये बाइलिंगुअल बैच है। यहाँ पर अगर आप कोई भी आपका मीडियम है, चाहे आपका हिंदी मीडियम है या फिर आपका इंग्लिश मीडियम है, कोई भी आपका मीडियम है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको दोनों ही मीडियम्स में आपको आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो जल्दी ज़रूर जुड़िए, मैं चाहूँगा आप ज़रूर जुड़ें इस हमारे मिशन SDM कोर्स में, ज़रूर अपने आप को एनरोल कराएं, ज़रूर इसमें कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का हम सेशन अपना शुरुआत करते हैं। जो पहला हमारा सवाल है साथियों वो है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 12 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? देखिए इसका जो उद्देश्य है वो है कि देश के युवाओं की आवाज़, कार्य और उनके द्वारा किए गए आविष्कार, जो नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, रिसर्च किया जा रहा है, उनको देश दुनिया तक पहुंचाना, मतलब पूरे विश्व की अलग अलग देशों में पहुंचाना और उनकी आवाज़ को बुलंद करना, ये इसका उद्देश्य है। 12 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है ये। और जो है युवाओं की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि UN, मानवाधिकार आयोग, इन तक भी पहुंचाना इसका उद्देश्य होता है। इस वर्ष की थीम क्या है ये आप याद रखिएगा। इस वर्ष की थीम है साथियों इंटरजनरेशनल सॉलिडेरिटी, क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। और इसकी शुरुआत कब होती है? देखो 1999 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी शुरुआत करी जाती है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की। तो ये बातें यहाँ पर हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, आपको अब तक बहुत सारे डेज याद हो गए होंगे, मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत सारे डेज याद कर चुके हैं आपको बार बार, इसीलिए मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपका किसी भी प्रकार से कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। देखिए 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 अगस्त को जो मेजर ध्यानचंद जी हैं उनका जन्म दिवस होता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि TB डे, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को दोस्तों पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में UEFA सुपर कप 2022। UEFA क्या है? UEFA की फुल फॉर्म है दोस्तों यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यानी कि यूरोप के जो फुटबॉल एसोसिएशंस हैं उनका ये एक यूनियन है। और ये जो UEFA सुपर कप है ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग। तो पूछा है कि इसका खिताब इस बार किसने जीता है? देखिए इसका जो खिताब है दोस्तों वो जीता है यहाँ पर रियल मैड्रिड ने। राइट आंसर इसका बी है। इसकी अगर बात करें और किसको हराया रियल मैड्रिड ने? रियल मैड्रिड ने दोस्तों फ्रैंकफर्ट को हराया है, ठीक है? तो याद रखिएगा आप लोग किसको हराया है? फ्रैंकफर्ट को हराया है। क्लियर? नेक्स्ट है ये जो बात करें हम आगे रियल मैड्रिड की, और देखो जो रियल, जैसा कि मैंने अभी कहा रियल मैड्रिड ने किसको हराया? फ्रैंकफर्ट को। UEFA सुपर कप जो है ये 2 मुख्य यूरोपीय क्लब प्रतियोगिताओं जैसे कि UEFA चैंपियंस लीग और UEFA यूरोपा लीग, इनके विजेताओं के लिए जो UEFA द्वारा आयोजित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए जो UEFA चैंपियंस लीग है और UEFA यूरोपा लीग, इन दोनों में जो विजेता होते हैं उन दोनों विजेता टीम्स के बीच में ये UEFA कराया जाता है, और प्रतिवर्ष ये कराया जाता है। फुटबॉल का मैच है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है पिछले सीजन के चैंपियंस लीग विजेता रियल मैड्रिड ने यूरोपा लीग के विजेता अब की बार जो फ्रैंकफर्ट को हराया, और अब की 5वीं बार ये खिताब जीता है। कौन सी बार जीता है दोस्तों? 5वीं बार ये खिताब जीता है, ठीक है? तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं, ये जो 44वें शतरंज ओलंपियाड में ओपन श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों 44वें शतरंज ओलंपियाड में ओपन श्रेणी में स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान ने जीता, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भवानी देवी ने गोल्ड जीता है, और हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी ओडिशा करेगा आपकी बार। जो 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा कहाँ पर होगा? भारत में होगा, और इसकी मेजबानी ओडिशा के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों सीनियर राष्ट्रीय पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? ये है दोस्तों हरियाणा। और टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो दोस्तों पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक पदक ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जीते हैं कुश्ती में। किस में जीते हैं? कुश्ती में जीते हैं, आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय संगठन ने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? यहां पर आप देख सकते हैं एक तरह से टेक पार्क है, स्पेस टेक पार्क है दोस्तों। यहां पर आपको संग्रहालय है, मैं ये कह सकता हूं। यहां पर आपको इसरो के जितने रॉकेट्स हैं उसकी हिस्ट्री ये सब इसमें यहां पर दिखाई जाएगी। तो इसका राइट आंसर है बी, इसरो ने इसको लॉन्च किया। नाम रखिए, याद रखिएगा आप लोग, क्या है ये? वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है एक तरह से, और नाम है इसका स्पार्क। यहां पर देखो ये जो इंटरैक्टिव इंटरफेस होंगे और उसके साथ में ही इसरो के मिशनों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये एक तरह से, और इसमें जो है जो इसरो है उसके इतिहास और सफलताओं को इनको भी दिखाया जाएगा। प्लेटफॉर्म में जो है इसमें इसरो के लॉन्च व्हीकल्स हैं, उपग्रह, वैज्ञानिक मिशन, उनसे संबंधित कई प्रकार के दस्तावेज, इमेजेस, वीडियो, ये सब यहाँ पर चलाई जाएंगी, जिससे इसरो के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों को मिल सके। अब इसरो के बारे में अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है और विक्रम साराभाई के द्वारा इसकी स्थापना कराई जाती है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, और जो सब्सिडरी है वो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। जो पहले अध्यक्ष है दोस्तों वो है इसके विक्रम साराभाई, और विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कौन सा है? वो इसरो ही है। वर्तमान अध्यक्ष इसके एस सोमनाथ जी हैं, जो कि 10वें अध्यक्ष हैं, और गगनयान 2023 में लॉन्च होगा। ध्यान रखिए, गगनयान क्या है? गगनयान दोस्तों इसरो का मानव मिशन है, याद रखिएगा। यानी कि 7 दिनों के लिए ह्यूमन बींग्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा इसरो के द्वारा गगनयान के थ्रू। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में स्काईलाइट नामक अभ्यास किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों जो स्काईलाइट अभ्यास है ये भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया था। और क्यों लॉन्च किया गया था? इसलिए इसको किया गया है स्काईलाइट अभ्यास को, ताकि जो इंडियन आर्मी के जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनको टेस्ट किया जा सके, क्या वो सही से काम कर रहे हैं, ऑपरेशनल हैं या नहीं है अभी। नेक्स्ट है, हाल ही में EOS-2 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 और आजादी सैट, ये उपग्रह इसरो ने लॉन्च किए थे। कौन से व्हीकल से? SSLV क्या है? ये है दोस्तों स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके माध्यम से इन दोनों उपग्रहों को लॉन्च किया गया था, लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये कि आजादी सैट फेल हो गया, ये अपनी कक्षा में सही से ये प्रक्षेपित नहीं हो पाया है, तो इसरो ने अब इसको फेल घोषित कर दिया, जबकि EOS-2 ये सफल रहा है। नेक्स्ट है EOS-04 और ये जो EOS-04 है दोस्तों, ये सैटेलाइट PSLV-C52 से भेजा गया था। PSLV-C53 से दोस्तों सिंगापुर के 3 सैटेलाइट्स भेजे गए थे। कौन कौन से? ध्यान रखिएगा इनका नाम, स्कूब, DSEO और न्यू SAR। ये तीनों ही सैटेलाइट्स किसके हैं दोस्तों? सिंगापुर के हैं ये तीनों ही सैटेलाइट। अगर मैं SSLV की बात करूं तो गाइस SSLV की पेलोड क्षमता कितनी है? 500 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है ये। और सिप्री की हालिया रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार किसके पास है? रूस के पास। दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? तो दोस्तों दूसरे नंबर पर है USA, याद रखिएगा इनको। GSAT-24 दोस्तों, GSAT-24 को एरियन 5 के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि इसका लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था? कह सकते हैं रॉकेट एरियन 5। कहाँ से? फ्रेंच गुयाना में कोरू एक जगह है, वहां से इसको GSAT-24 को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये, जैसा कि आप जानते हैं लंपी रोग बहुत बड़े पैमाने पर कई राज्यों में फैल रहा है, जहां पर हजारों की संख्या में पशुओं की, मवेशियों की डेथ हो गई है। तो हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मवेशियों में लंपी रोग के उपचार के लिए कौन सा स्वदेशी टीका विकसित किया है? तो दोस्तों ये किसने विकसित किया? पहले तो ये जानिए आप लोग। ये विकसित किया है आईकार ने, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इनके द्वारा, इनके 2 संस्थान हैं, उनके द्वारा ये टीका विकसित किया है लंपी रोग के, और ये 100% सफल रहा है। इसका नाम है दोस्तों लंपी प्रोवैक। नाम याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है लंपी प्रोवैक। तो लंपी के बारे में बात करें दोस्तों, तो देखिए ये जो रोग है ये वायरस से होता है, आप लोग याद रखिएगा, और वायरस से होने वाला एक संक्रामक बीमारी जो तेजी से फैलता है। और इसके जो वाहक हैं वो कौन है? मच्छर, मक्खी, जूं, ये सभी जो है इस वायरस को लेकर के एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलाते हैं। इसके अलावा सीधे संपर्क के थ्रू भी ये फैलता है ये बीमारी, ध्यान रखिएगा, और दूषित भोजन से भी ये जानवरों में फैलती है। नेक्स्ट, संक्रमण के चलते जानवर का क्या हो, जानवर से इनको क्या जो है प्रभाव पड़ता है? तो देखो मवेशियों का वजन घटने लगता है और उनमें दूध की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। इसके अलावा बुखार और मुंह में घाव हो जाते हैं। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट बात करते हैं, तो सबसे पहले यह वायरस कहाँ खोजा गया था?
दोस्तों सबसे पहले ये वायरस जाम्बिया में खोजा गया था। क्लियर। और इस रोग से मृत्यु, इस रोग की जो मृत्यु दर कितनी है, 10% इसकी मृत्यु दर, यानी डेथ रेट यहाँ पर 10% है। कहने का मतलब ये है इसका कि मान लो 100 मवेशियों को ये बीमारी हुई तो उनमें से 10 मवेशियों की डेथ हो जाती है। और नेक्स्ट है, भारत में पहली बार साल 2019 में ओडिशा में LSD रोग की सूचना मिली थी। सबसे पहले भारत में ये मिली थी ओडिशा में। तो याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा अब इस रोग के बारे में बात करें कुछ और, तो देखो इस टीके के बारे में, ये लंपी प्रोवैक नाम दिया गया है। और ICAR के जो 2 संस्थान है कौन कौन से, एक तो है ये जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइन, यानी कि अश्वों के अनुसंधान सेंटर है ये, और हिसार में स्थित है इसके द्वारा, और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश, इन दोनों के सहयोग से इस LSD वैक्सीन को बनाया गया है, जिसका नाम है लंपी प्रोवैक। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। कौन से 2 इंस्टीट्यूट हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइन और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये ICAR के अंतर्गत आते हैं। और जो टीका है दोस्तों, इसको केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा इसको जो है जारी किया गया इस टीके को। क्लियर। अब देखो वायरस से होने वाले कुछ प्रमुख रोग ये हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, सवाल यहाँ से बनते हैं गाइज, पूछ लेगा आपसे कि कौन सा जो बीमारी है वो वायरस से होती है और कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है। तो देखो रेबीज किससे होती है, वायरस से होती है। खसरा, हर्पेस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, इन्फ्लुएंजा और गलसोद, ये सभी बीमारी दोस्तों वायरस से होती हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है ना आपको। दोस्तों जल्दी से आप लोग शेयर करेंगे सेशन को, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक करिए। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से शेयर कर देंगे, सेशन को लाइक करेंगे। क्लियर। अब जो नेक्स्ट हमारा सवाल है वो ये है दोस्तों कि हाल ही में कांग्रेस के किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर, ये सम्मान दिया गया। कहाँ का है पहले तो ये जानिए आप लोग। दोस्तों ये जो सम्मान है सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है फ्रांस का। देखो जिस तरह से भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, भारत रत्न, उसी तरह से फ्रांस का है क्या, शेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर अवार्ड। और ये इस बार किसको दिया गया है, ये इस बार दोस्तों शशि थरूर को दिया गया है, याद रखिएगा आप लोग। क्लियर। तो किसको दिया गया है, शशि थरूर को। और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको दिया गया शेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर। और फ्रांस की सरकार थरूर के लेखन और भाषणों के चलते यह सम्मान उनको दिया गया है। इसकी शुरुआत की बात करें दोस्तों तो इसकी शुरुआत 1802 में नेपोलियन था, नेपोलियन बोनापार्ट, उस नेपोलियन के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, किन को दिया जाता है, ये उन लोगों को दिया जाता है साथियों जो देश के लिए विशिष्ट काम करते हैं, यानी कि विदेशियों को भी ये दिया जाता है। और सम्मान अन्य देशों के नागरिकों को, जैसा मैंने अभी बात करी आपसे। नेक्स्ट ये आप फ्रांस का मैप देख सकते हैं, यहाँ देखो ये है पेरिस, कहाँ पर है, यहाँ पर पेरिस है। और इधर यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये है दोस्तों जूरा माउंटेन। तो आप लोग याद रखिएगा जूरा माउंटेन कहाँ पर है, जूरा माउंटेन फ्रांस में है। यहाँ पर इंग्लिश चैनल है, ये आप देख सकते हैं। और आपसे सवाल बनता है कि इंग्लिश चैनल किन 2 देशों को अलग करता है, तो दोस्तों इंग्लिश चैनल यूके और फ्रांस को अलग करता है। इसकी जो बाउंड्री यहाँ पर अटलांटिक ओशन से लगती है, ये बे ऑफ बिस्के है, याद रखिएगा आप लोग। बिस्के की खाड़ी कहाँ पर है, फ्रांस से लगती हुई है। और यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी, ये मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने फ्रांस के मैप को जो है रीड किया। और यहाँ पर है, यहाँ पर देखो पायरेनीज कहाँ पर है, ये भी फ्रांस में है इधर। अब चलते हैं आगे, इंपॉर्टेंट सवालों की बात करते हैं। कर्नाटक का रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है गाइज, कर्नाटक रत्न अवार्ड से पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पाल RNGM डस्टन पुरस्कार से दलाई लामा को ये सम्मान दिया गया। और जो दलाई लामा है दोस्तों, ये 14वें दलाई लामा है। ठीक है, इनका नाम है, क्या नाम है इनका, तेनजिंग ग्यात्सो। मिस इंडिया USA 2022, मिस इंडिया USA 2022 का खिताब दोस्तों ये आर्या वालवेकर को दिया गया है। और नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट, ये शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया, कन्नन सुंदरम को। नेक्स्ट मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, एक सेकेंड पेशेंस रखिएगा दोस्तों, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा
हैंग कर गया, हाँ हो गया सही। अब बात करते हैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की। तो दोस्तों मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जो खुशी पटेल है, और प्रीतिजर पुरस्कार 2022 ये फ्रांसिस कैरे को दिया गया है। अब देखो ये मिशन एसडीएम है, यहाँ पर आप लोग मिशन एसडीएम के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पर, ठीक है। बाइलिंगुअल बैच है ये, यूपीपीसीएस 2023 की 24 की, या आप उसे आगे की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें। और आपकी बेहतर कंटेंट प्रदान करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है, मिशन एसडीएम, ये हमारा कोर्स। और अब सवाल है कि हाल ही में रूसी सोयूज रॉकेट द्वारा किस देश के खय्याम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा उपग्रह कौन सा है? खय्याम, ठीक है। कौन सा उपग्रह है दोस्तों? ये खय्याम उपग्रह। और रॉकेट कौन से देश का है? रूसी सोयूज रॉकेट है दोस्तों, यानी कि रूस का ये रॉकेट है। और क्या नाम है इसका? इसका नाम है सोयूज रॉकेट। इसके द्वारा लॉन्च किया गया है किसको? खय्याम उपग्रह को। और जो खय्याम उपग्रह ये किस देश का है? ये है दोस्तों ईरान का। तो आप लोग याद रखिएगा खय्याम उपग्रह किस देश का है? ईरान का। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रूस का सैटेलाइट, ये जो रॉकेट है सोयूज, इसके द्वारा, और सफलतापूर्वक इसको लॉन्च कर दिया गया है। इसके बारे में बात करें तो कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है? इसको देखो कजाकिस्तान में एक जगह है, दक्षिण में कजाकिस्तान में बेकोनूर से इसको लॉन्च किया गया है। और सुदूर खय्याम उपग्रह को रूसी सोयूज रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, सफलतापूर्वक इसको कक्षा में प्रवेश करा दिया गया है। ईरान की बात करें दोस्तों, ईरान ने कहा है कि उपग्रह से क्या फ़ायदा होगा, क्या काम किया लिया जाएगा इससे दोस्तों एग्रीकल्चर में उत्पादकता में सुधार कैसे किया जाए, जल संसाधनों का सर्वेक्षण, प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंध और वनों की कटाई का सामना, और इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी करना, ये सभी इस सैटेलाइट से काम लिया जाएगा। यहाँ पर आप ईरान देख सकते हैं, ये ईरान, और यहाँ पर इसकी राजधानी है तेहरान। ये कैस्पियन सी है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, झील है ये एक तरह से, ठीक है। और जो है दुनिया की सबसे बड़ी झील यही है, कैस्पियन सी, ठीक है, मीठे पानी की। नेक्स्ट है पर्शियन गल्फ। यहाँ पर देखो ये पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी, और इधर है गल्फ ऑफ ओमान की खाड़ी है। यहाँ पर ये अफगानिस्तान से बाउंड्री शेयर करता है ईरान, इधर तुर्कमेनिस्तान से। ये जो अजरबैजान है, यहाँ पर आर्मेनिया आप देख सकते हैं। ये दो नदियों के नाम आप लोग याद रखना, ईरान से होकर के आती हैं, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। यहाँ पर आकर के ये देखो मिल रही हैं इराक में ही, और ये इधर से एंट्री करती हैं, ठीक है। और यहाँ इधर से एंट्री नहीं, वैसे यहाँ पर आकर के पर्शियन गल्फ में ही गिर जाती हैं ये। इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है नूरी उपग्रह। नूरी उपग्रह दोस्तों दक्षिण कोरिया का है, और नूर उपग्रह ईरान का। दोनों को नाम आप याद रखिएगा, नूरी उपग्रह दक्षिण ईरान का, जबकि नूर उपग्रह ईरान का है। सॉरी, नूरी उपग्रह दक्षिण कोरिया का है, साउथ कोरिया का, और नूर ये ईरान का है। नेक्स्ट, लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। GSAT-24 लॉन्च किया गया एरियन 5 से, और भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत ये INS विक्रांत। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र की सदस्यता छोड़ने की घोषणा करी है? तो दोस्तों ये की है रूस ने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया है उत्तराखंड का एक जगह है उत्तरकाशी। यहाँ पर आप लोग इस पिक्चर को देखिए, और ये उत्तरकाशी में किया जाएगा 12 से 14 अगस्त के बीच में। कब से कब तक? 12 से 14 अगस्त के बीच में। कहाँ पर? उत्तराखंड की उत्तरकाशी में। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, राजधानी दोस्तों, इसकी राजधानी उत्तराखंड की अगर बात करें हम, तो देखो इसकी राजधानी दो हैं, देहरादून और गैरसैंण। पुष्कर सिंह धामी इसके सीएम हैं, और गुरमीत सिंह इसके गवर्नर हैं। अगर हम इसकी लोकसभा की सीटों की बात करें दोस्तों, तो लोकसभा की सीट 5 हैं, जबकि विधानसभा की सीट 70 हैं। और 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? वो इसलिए मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि इसी दिन 9 नवंबर को सन 2000 में उत्तराखंड का गठन किया जाता है। और किस देश से अलग करके किया जाता है? तो यूपी से इसको अलग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब हम इस मिशन की इसकी बात करें तो देखो, ये जो है राष्ट्रीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप कहाँ पर होगी? ये नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है उत्तरकाशी में। कौन सा संस्थान? नेहरू पर्वतारोहण, और उत्तरकाशी में यहीं पर इसको ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, चैंपियनशिप का। और यहाँ पर अलग अलग देश के अलग अलग जोन से 7 टीम इसमें भाग लेंगी, और 7 टीमों में कितने प्रतिभागी होंगे? टोटल 250 पार्टिसिपेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। राष्ट्रीय स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप, इसके लिए निम को पहली बार मेजबानी मिली है। निम क्या है? ये नेशनल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, नेशनल नहीं, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, इसको पहली बार इसकी मेजबानी मिली है। और इसमें क्या होगा? इसमें देखो लीड क्लाइंबिंग होगी,
बोल्डरिंग क्लाइंबिंग होगी, स्पीड क्लाइंबिंग होगी, इन सब की प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। क्लाइंबिंग मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये, यानी कि पहाड़ों पर पर्वतों पर चढ़ना, इसको क्लाइंबिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है कालापानी नामक विवाद स्थल कहाँ है। देखो जो कालापानी है ना, कालापानी और लिपुलेख, क्या विवाद है ये दोस्तों? कालापानी जो विवाद है वो नेपाल का विवाद है, नेपाल के साथ में भारत का, नेपाल का हिस्सा है। जबकि भाई हम तो भैया इसको सदियों से ये हमारा ही हिस्सा है, देश आज़ाद होने से पहले से ही ये भारत के पास है, तो आप इसको अब आकर के कैसे क्लेम कर सकते हैं? तो ये इनमें विवाद है। अभी आपको ध्यान भी होगा कुछ दिन, मतलब पिछले साल लगभग कुछ टाइम पहले जब नेपाल ने अपना नया मैप जारी किया था, पॉलिटिकल मैप, तो उसमें इस कालापानी लिपुलेख को अपने हिस्से में दिखाया था। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सभी जानते हैं कि ये सभी भारत का हिस्सा है, शुरुआत से ही ऐतिहासिक रूप से ये भारत के पास रही हैं, ठीक है। और इस पर नेपाल का इसका कोई अधिकार नहीं है, ज़बरदस्ती चीन के बहकावे में आकर के ये कर रहा था ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है चार धाम प्रोजेक्ट। चार धाम प्रोजेक्ट क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सभी चार धाम प्रोजेक्ट, और ये उत्तराखंड से संबंधित है। चार धाम प्रोजेक्ट के तहत ही दोस्तों चंबा जो सुरंग है उसका निर्माण करा जाता है। नेक्स्ट है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा दोस्तों क्या है? ये उत्तराखंड में है, और लिपुलेख दर्रा से होकर के कहाँ जाया जाता है? ध्यान रखिएगा, ये जाया जाता है कहाँ पर? केदारनाथ, है ना, मानसरोवर, मेनली मानसरोवर। मानसरोवर कहाँ जाया जाता है? लिपुलेख दर्रे से होकर के। ये लिपुलेख दर्रा जो है, लिपुलेख, ये रास्ता प्रोवाइड कराता है। पहाड़ों के बीच के जो रास्ते होते हैं ना दोस्तों, संकरे रास्ते, उनको दर्रा बोला जाता है। नेक्स्ट नंदप्रयाग किन दो नदियों के बीच में है? तो दोस्तों नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी के बीच में पड़ता है। जहाँ पर अलकनंदा से आकर के नंदाकिनी मिलती है तो उसको नंदप्रयाग बोला जाता है। विष्णुप्रयाग दोस्तों ये उत्तराखंड में अलकनंदा और धौलीगंगा के, यानी कि अलकनंदा में धौलीगंगा आकर के मिलती है तो बनता है विष्णुप्रयाग। देवप्रयाग में दोस्तों क्या होता है? यहाँ पर अलकनंदा में ही क्या होता है? भागीरथी नदी आकर के मिलती है तो बनता है देवप्रयाग। फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सबके लिए आवास की समय सीमा को कब तक विस्तारित कर दिया गया है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या? दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत शहर के प्रत्येक गरीब वर्ग को पक्का मकान प्रोवाइड करना था। और कब तक इसका जो लक्ष्य रखा था सरकार ने, केंद्र सरकार ने, वो रखा था 2022 तक। लगभग खत्म होने को है, तो जो है सरकार कह रही है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, और इसीलिए अब इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया। इन्होंने कहा है कि अब हम इस लक्ष्य को 31 दिसंबर 2024 तक प्राप्त कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को आगे बढ़ा दिया गया। अब 31 दिसंबर 2024 इसकी डेडलाइन है अब, तो याद रखिएगा, सवाल यहाँ से बनेगा। इसके बारे में कुछ और बात करें तो इसको देखो, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है शहरी, इसको 25 जून 2015 को लॉन्च किया जाता है, लागू किया जाता है, शुरू किया जाता है। और इसका तहत क्या होता है? सभी जो पात्र लाभार्थी, शहरी लाभार्थी हैं, उनको मार्च 2022 तक पक्का मकान दिया जाना था। लेकिन हुआ क्या? सभी को नहीं दिया गया, काम बहुत डिले चल रहा है, सारी चीज़ें बहुत डिले चल रही हैं, सरकार इसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है और फेल रही है इसको इम्प्लीमेंट करने में। तो इसीलिए सरकार ने अपनी इन खामियाजाओं, अपनी इन कमियों को आगे बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि हम इसको अब जो है 31 दिसंबर 2024 तक इसको पूरा करेंगे। क्लियर? और सरकार ने यह भी कहा है कि मार्च 2022 तक 122.69 लाख घरों को पूरा करने के लिए पहले ही धन मुहैया करा दिया गया है। और इसके अलावा इसकी जो अध्यक्षता, जो केंद्र शासित प्रदेशों की मांग पर पीएम मोदी की जो अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसमें यह डिसीजन लिया गया है। चलते हैं आगे। अब कुछ ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन से हैं? आयुष्मान भारत योजना। अब ये कुछ योजना है दोस्तों जो कि कब लागू हुई थी, मतलब कब लॉन्च हुई थी, उसकी डेट है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आयुष्मान भारत योजना है ये 22 सितंबर 2018 को लागू करी जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये 22 जून 2015 को लागू की जाती है। ध्यान रखिएगा, कहाँ से? पानीपत से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया दोस्तों 25 सितंबर 2014 को ये जो लागू करी जाती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 28 अप्रैल 2022 को लॉन्च की जाती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दोस्तों, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना जो है 28 अप्रैल 2022 को लॉन्च की जाती है, जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है दोस्तों वो 25 मार्च
2020 को। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में आप लोग। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 1 जून 2019 को लॉन्च की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना की मतलब ये है कि किसानों को इसके माध्यम से 3 किस्तों में टोटल कितने पैसे मुहैया कराना, साल में 6,000 रुपये, 3 किस्त 2-2 हज़ार रुपये की। चलते हैं आगे। 1 फरवरी 2019 को इसको लॉन्च किया जाता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट सवाल है आज का, वो है हाल ही में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है। तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है ये है मध्य प्रदेश की। किसकी है ये मध्य प्रदेश की है। और इसमें होगा क्या, इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा ये जो अनाथ बच्चे हैं उनको 5,000 रुपये, ऐसे अनाथ बच्चे जो अनाथालयों में रहते हैं, और होता क्या 18 साल के बाद में इनको बाहर निकलना होता है अनाथालय से। तो जब 18 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद में सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा इनको 5,000 रुपये प्रति माह प्रोवाइड कराए जाएंगे। किस लिए, अपने आगे की पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए 5,000 रुपये प्रति माह। तो ये चीज़ याद रखिएगा, राइट आंसर इसका डी है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ये योजना लॉन्च की है, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। क्लियर। नेक्स्ट, इस योजना को मध्य प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और 18 साल की उम्र में जब बाल संस्थाओं को छोड़ेंगे ये छात्र, ये बच्चे, तो अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान भी की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, योजना के अंतर्गत सरकार बच्चों को RTI, क्लैट, JEE तथा नीट निकालने पर पढ़ाई करने तक सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। और कितना, 5,000 रुपये आर्थिक सहायता, 5,000 रुपये प्रति महीने, ध्यान रखिए ना, पर मंथ। और कब तक दी जाएगी, 18 साल जब ये बच्चा बाल संस्थाओं को छोड़ेगा, तो 18 साल से लेकर के जब वो 24 साल तक का होगा। तो इन बातों को आप लोग याद रखना। हमने इसके बारे में बात करी, इस योजना के बारे में, बाल आशीर्वाद योजना कौन से स्टेट की है ये है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार की। काम क्या है, अनाथ बच्चे जब अनाथालयों को छोड़कर बाहर आएंगे, निकलेंगे, तो उनको 18 साल के जब हो जाएंगे, 18 से 24 के बीच में, उनको मुहैया कराई जाएगी 5,000 रुपये प्रति माह के महीने के हिसाब से, ये जो है इनको आर्थिक सहायता प्रदान करी जाएगी। आप लोग याद रखिएगा। MP के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसकी राजधानी भोपाल है, सबसे बड़ा शहर इंदौर है, और राज्यपाल यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, और शिवराज सिंह चौहान इसके CM हैं। अगर हम विधानमंडल की बात करें दोस्तों, तो विधानमंडल जो है एक सदनीय है। ठीक है, एक ही सदन है विधानमंडल में। और विधानसभा की सीट कितनी है यहाँ पर विधानसभा की सीट है दोस्तों 231, राज्यसभा की 11 सीट हैं, और लोकसभा की 29 सीट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है MP का मैप, ये आप देख सकते हैं। क्लियर। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और सेशन अच्छा लग रहा है तो जल्दी शेयर करिए, आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा जरूर। मुख्यमंत्री सारथी योजना लागू की है उत्तराखंड ने। क्या मुख्यमंत्री सारथी योजना उत्तराखंड की है, झारखंड की है ये दोस्तों? ये झारखंड की है, उत्तराखंड की नहीं है, ध्यान रखिएगा। किसकी है ये? झारखंड की है ये। होगा क्या इसमें तैयारी कर रहे हैं उनको निःशुल्क, यानी कि PCS की, UPSC की, SSC की, या कोई भी और स्टेट एग्जाम, छोटा 1 डे एग्जाम, ग्रुप D, ग्रुप C, इन सभी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करी जाएगी झारखंड सरकार के द्वारा। बायोमास हाइड्रोजन संयंत्र दोस्तों, बायोमास हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा में ये इसका उद्घाटन किया गया, ध्यान रखिएगा। बायोमास हाइड्रोजन संयंत्र की कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये खंडवा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है बायो CNG प्लांट दोस्तों, बायो CNG प्लांट है इंदौर में, याद रखिएगा। और इंदौर कहाँ पर है? इंदौर भी MP में है। तो इन दोनों सवालों को आप लोगों को याद रखना बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट है हीरे का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो दोस्तों हीरे का सबसे बड़ा भंडार जो है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है दोस्तों? टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वनीकरण वाला राज्य ये है MP, और ये क्षेत्रफल के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम है, ध्यान रखिएगा। और सबसे कम दोनों ही मामलों में, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी, ये है हरियाणा। ठीक है। और सबसे अधिक वृद्धि इस बार किसने की है? तो दोस्तों सबसे अधिक वृद्धि की है आंध्र प्रदेश ने। आप लोग इन सभी बातों को याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कुनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखो कुनो राष्ट्रीय उद्यान पिछले लगातार कई सालों से लगातार न्यूज में है। आपसे यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है गाइज, ये मध्य प्रदेश में स्थित है और न्यूज में क्यों है ये?
क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर चीते बिल्कुल भी नहीं है, तो चीतों को लाने के लिए नामीबिया से एक एग्रीमेंट किया गया, समझौता किया गया, और अब 15 अगस्त को ऐसा कहा जा रहा है कि 8 चीते भारत आ जाएंगे। तो इनको जब इनको लाया जाएगा तो इनको कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। तो इनको ध्यान रखिएगा, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में ही इनको क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। ऐसा क्यों, कुनो राष्ट्रीय उद्यान ही क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो चीते आएंगे उनके लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराता है ये कुनो राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर उनको शिकार करने के लिए काफ़ी अत्यधिक मामले में जानवर अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें, गलियारे हैं यहाँ पर उनको छुपने के लिए, शिकार करने के लिए। मतलब कहने का ये है कि चीता जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में, उन सब में रहते हैं, वो वैसा सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। इसीलिए कुनो राष्ट्रीय उद्यान को चुना गया था चीतों को रखने के लिए। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट है ये हमारा आज का सवाल नेक्स्ट है, वो है कि हाल ही में एशियाई क्षेत्रीय फोरम के वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों ये वर्चुअल सम्मेलन है, पहली बात तो आप ये याद रखना। वर्चुअल क्या होता है, यानी कि इसको ऑनलाइन ये सम्मेलन होगा, जाकर के फिजिकली जाकर के आमने सामने बैठ करके ये सम्मेलन नहीं होगा। ये यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा कि कैसे निर्वाचन को सहज आसान तरीके से कंप्लीट कराया जा सकता है, ये यहाँ पर करना है। और किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की है? ये की है मेजबानी केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये राजीव कुमार है, ध्यान रखिएगा। कौन है? राजीव कुमार। क्लियर? नेक्स्ट इसके बारे में हम और कुछ बात करें तो देखो, भारत निर्वाचन आयोग को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना इसका उद्देश्य है। और इस क्षेत्रीय मंच की बैठक के बाद होगा क्या? इसके बाद आगे आने वाले जो महीने होंगे वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर दोस्तों लोकतंत्र के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इसकी मेजबानी मेक्सिको के राष्ट्रीय चुनाव संस्थान के द्वारा की जाएगी। ध्यान रखिएगा, यानी कि इस क्षेत्रीय मंच की बैठक के बाद जो आगे आने वाले महीने होंगे वहाँ पर लोकतंत्र के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन करा जाएगा। और इसी सब चीज़ों पर विचार विमर्श करने के लिए इसका ये जो है ये क्षेत्रीय ये सम्मेलन बुलाया गया है। और इसके बारे में इसके उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों इन दोनों ही उद्देश्य, यानी कि दोनों ही जो सम्मेलन है, यानी कि वैश्विक शिखर सम्मेलन और क्षेत्रीय मंच की बैठक, इन दोनों का उद्देश्य दोस्तों वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और चुनाव निकायों के बीच में तालमेल बनाना और जो विश्व में चुनावी लोकतंत्र है उसको मजबूत करना, बौद्धिक और संस्थागत जो संस्थाएं हैं उनमें समन्वय को बढ़ावा देना, ये सभी कुछ इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट ये आज के इंपॉर्टेंट सवाल जो कि हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की जाती है? दोस्तों केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जून 1950 को की जाती है, जनवरी नहीं है, 19 जून है ये, 25 जून 1950 को की जाती है। और शुरुआत में इसमें केवल एक सदस्य थे, बाद में इसमें 2 और जोड़ दिए गए थे। जब हुआ क्या था, जब 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में जब वोट डालने की जो एज है उसको कम 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष करा जाता है, तो होता क्या है, तो चूंकि कमीशन पर काम का बोझ बढ़ गया था, यानी कि बर्डन बढ़ गया था, इसीलिए 2 चुनाव आयुक्त और इसमें यहाँ पर शामिल किए गए थे। तो आप लोग याद रखिएगा टोटल कितने सदस्य हैं? अभी फिलहाल 3 सदस्य हैं। और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वो है दोस्तों राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार है, ध्यान रखिएगा। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन है। कौन है? सुकुमार सेन। और पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी। आप लोग याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। इसके अंदर की जाती है तो गाइज ये की जाती है संथानम समिति की सिफारिश पर, ठीक है, 1964 में। बाद में 2003 में एक लॉ पास किया जाता, लॉ इनेक्ट किया जाता पार्लियामेंट से, और इसको जो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया जाता। आप लोग याद रखिएगा। ये सारा आज का डिस्कशन था, ये आज का सवाल है जिसको आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करना। सभी लोग, मैं चाहूँगा आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे, जिससे आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस भी हो गई इसकी, ठीक है साथियों। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से सेशन को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और आज का सवाल जिसको जल्दी से आप लोग अटेम्प्ट करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, हम कल का रिवीजन कर लेते हैं साथियों फटाफट तरीके से। वो है कि रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? गाइज ये लिखी गई है सनिध्या शर्मा के द्वारा। और इसमें इन्होंने, ये जो 7वीं क्लास में पढ़ती है ये बच्ची और 11 वर्ष की इस लड़की ने ये किताब लिखी है। केवल इन्होंने ही नहीं लिखी है बल्कि इनके घर वालों ने भी इसमें मदद करी है। और इसमें जो है इनकी कुछ जो कविताएं हैं उनका कलेक्शन है, यानी कविता संग्रह है ये, रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स। नाम याद रखना आप लोग इसका पुस्तक का। और नेक्स्ट है, हाल ही में AIFF का वर्ष 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का
खिताब या कह सकते हैं हम सर्वश्रेष्ठ 2021-22 का मेंस में पुरुष फुटबॉलर, सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर कौन है? वो है दोस्तों सुनील छेत्री। आप लोग इनका नाम याद रखना। और विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है? मनीषा कल्याण। तो उनका भी नाम आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पाडांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? ये किया गया सिंगापुर ने। नेक्स्ट है, हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में ओपन श्रेणी में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो दोस्तों शीर्ष स्थान हासिल किया उज्बेकिस्तान ने। जबकि भारत का कौन सा स्थान है? तो गाइस भारत का स्थान है तीसरा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस यू ललित। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अभिनेता को कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है, राइट आंसर इज बी, पुनीत राजकुमार को। प्रतिवर्ष विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लॉयन डे ये मनाया जाता है गाइज 10 अगस्त को। नेक्स्ट है, 10 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भवानी देवी ने गोल्ड जीता। आप लोग याद रखिएगा, एक तलवारबाजी प्रतियोगिता है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो दोस्तों इन्होंने 8वीं बार पद की शपथ ली है और इसमें डिप्यूटी सीएम बनाया गया है तेजस्वी यादव को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए निथन्ना बीमा योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये शुरू की है तेलंगाना सरकार ने। बुनकरों के लिए बीमा योजना है ये, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब ये हमारा आज का डिस्कशन, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी, सेशन बहुत अच्छा लग रहा है आपको। और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लग रहा है। इसके अलावा हमारा ये जो मिशन एसडीएम कोर्स है, इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही की तैयारी कराई जाएगी। बाइलिंगुअल बैच है ये, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको पढ़ाया जाएगा, तैयारी कराई जाएगी। और यूपीपीसीएस 2023 की फुल कॉम्बो पैकेज है एक तरह से, जहाँ पर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की ही तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। और ये था आज का डिस्कशन। उम्मीद करते हैं हम कि हमारा जो आज का डिस्कशन है वो आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग हमारे इस सेशन के बारे में बताएंगे कि ये सेशन कैसा लगा आपको। एक प्यारा सा कमेंट नीचे ड्रॉप करिए और सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।